तो हम लोग देख चुके हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये हम लोग पढ़ लिए, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय H, और हमने इसको डिफाइन किया था बी नॉट बाय न्यू से। इसको डिफाइन किया था बी नॉट बाय न्यू से ना, और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, सब हो चुका था। इसका यूनिट एक्चुअली देखना था, तो हमने देखा था कि जो H की वैल्यू है वो सोलेनॉइड के केस में आया था हमारा Ni। N था नंबर ऑफ टर्न्स, I था करंट। तो अगर मैं यूनिट लिखना चाहूं, यूनिट ऑफ H, तो देखो ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसका यूनिट हो गया 1/m मीटर, और I का हो गया एम्पेयर। I का ये हो गया, तो एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर पर मीटर। अब याद करना, यही मैग्नेटाइजेशन का भी यूनिट था, मैग्नेटाइजेशन का भी यूनिट यही था। तो मैग्नेटाइजेशन का जो यूनिट है और H का जो यूनिट है वो सेम है। मैग्नेटाइजेशन मतलब m वेक्टर, m वेक्टर और H वेक्टर का यूनिट क्या मिल रहा है मुझे? सेम मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्चुअली इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हो, द ईज with which a magnetic material या a material can be magnetized, है ना। जब भी तुम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटाइज होगा, चाहे वो टेम्पररी मैग्नेटाइज हो या परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाए, दोनों केस में क्या होगा? मैग्नेटाइज तो होगा वो, ठीक है। अच्छा, तो कितना आसानी से वो मैग्नेटाइज होता है मटेरियल, उसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जिस मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगा वो मटेरियल ज़्यादा आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे फेरोमैग्नेट होता है, फेरोमैग्नेट जो है वो ज़्यादा आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फेरोमैग्नेट भी दो तरह का होता है, उसमें भी एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट वाला जो है जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तब तक तो वो मैग्नेटाइज रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। और जो हार्ड वाला होता है वो एक बार मैग्नेटाइज होगी तो हमेशा के लिए मैग्नेटाइज हो जाती है। और फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, पढ़ाऊंगा ये, तो उसमें क्या है कि वो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती थोड़ी, और डायमैग्नेट की तो नेगेटिव ही हो जाती है। तो हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को भी डिफाइन किए। अब इसको जेटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेटा एक प्योर नंबर होता है, ये प्योर नंबर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, नो यूनिट ऑब्लिक डायमेंशन, ठीक है। जेटा को समझने के लिए कुछ चीज देखते हैं, इसका फार्मूला समझने के लिए। जो ये होता है ना मैग्नेटाइजेशन M, तो कौन मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसका कम होगा? तो ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता था, और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर तुमने ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड रख रखा है, अगर ज़्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी तुमने रख रखा है तो M की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, मैंने पहले बताया था। और ये कुछ एक्सटर्नल नेचर पे भी डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर हाई है कि लो है, या तुमने मैग्नेटिक मटेरियल को लोहे से पीट दिया और हैमर से पीट दिया अगर, तो उसकी जो मैग्नेटिक
मैग्नेटाइजेशन है वो उन सब फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। तो ऐसा पाया गया है कि जो मैग्नेटाइजेशन होती है ये प्रोपोर्शनल टू एच होती है, पहली बात तो ये देखा। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो जेटा होता है, जो उन सब बाहरी फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके लिए आया हुआ है। ये जो जेटा है वो उस बाहरी फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके लिए आया हुआ है। तो इस तरह से हम जेटा को क्या डिफाइन कर दिए, m/h। तो देखो ये तुम्हारा डेफिनेशन आ गया, यही फॉर्मूला बुक में लिखा रहता है कि जेटा जो है m/h को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो वो ये बात हो गई, ठीक है। और क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है, मैंने बताया था पहले, तो रेशियो फिर यूनिट लेस हो गया, है ना। तो इसको हमने जेटा कहा। अब हम जेटा के बारे में कुछ फैक्ट लिख सकते हैं। देखो अभी बताया था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ही आसानी से मैग्नेटाइज हो जाती है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जेटा इज लार्ज। जेटा इज लार्ज, ठीक है। और फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जेटा इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव, बट नॉट दैट मच लार्ज। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल for paramagnetic material zeta is greater than 1, right? It is positive, but not that much high. Okay, so this is zeta for this. And for diamagnetic material the zeta is negative. Diamagnetic material zeta is negative. Okay, एक्स की तरह ही लिखते हैं, थोड़ा इसको हल्का सा ऐसे घुमा देते हैं, सो इट लुक लाइक एक्स ओनली। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमने देखा, ठीक है। अब देखो कुछ बात यहाँ पे और देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है और ये जो जेटा होता है, इनमें क्या रिलेशनशिप है, हम इसको डिराइव भी कर लेंगे और इनके इसका वैल्यू क्या होगा वो भी पता कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल तुम रखते हो किसी भी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो मान लो तुम्हारा बाहरी मैग्नेटिक फील्ड B0 था, ठीक है, और ये अंदर में क्या होगा कि डायपोल अलाइन होगा। तो डायपोल अलाइन होगा तो एक फील्ड इसका अपना भी हो जाएगा। इसको एनसीईआरटी में ना BM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, BM से, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये B इंड्यूस्ड अगर लिखता तो ज़्यादा बेटर होता। ये इंड्यूस्ड फील्ड हो गया ना, ये फील्ड तो बाहरी फील्ड की वजह से ही है, नहीं ये ना होता बाहरी फील्ड तो फिर ये अलाइन ही नहीं होता डायपोल। तो ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है इसको एनसीईआरटी BM वेक्टर लिखता है। तो बताओ बाहर में तो B0 फील्ड है तुम्हारा, लेकिन अंदर में फील्ड बढ़ नहीं जाएगा, दोनों फील्ड ऐड हो जाएगा, वेक्टोरियली ऐड हो जाएगा दोनों फील्ड। तो बी नेट फील्ड जो है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड प्लस इंड्यूस्ड फील्ड, है ना, इंड्यूस्ड फील्ड, ये दोनों का सम हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको तुम μ0 इंटू एच भी लिख सकते हो, है ना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को μ0 से मल्टीप्लाई कर दो तो B0 ही आएगा, बिकॉज हमने देखा ही था H का डेफिनेशन ही क्या था, B0/μ0 था, ठीक है। तो ये हो गया। और BI, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में इंड्यूस्ड होगा, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि जो B इंड्यूस्ड हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन होती है। ये मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन अंदर में होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, कैपिटल M वेक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड फील्ड होगा अंदर में, ठीक है।
और वी आई यहाँ पर्सनैलिटी साइन हटाओगे तो न्यू नोट आता है, एम वेक्टर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, वी आई के बदले न्यू नोट एम वेक्टर लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो, और अभी मैंने बताया था जेटा, जेटा का फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, तो इस m को तुम क्या लिख सकते हो, देखो न्यू नोट h वेक्टर प्लस न्यू नोट, ये m वेक्टर को क्या लिखोगे, जेटा और x वेक्टर, क्योंकि मैंने बताया था कि m जो वेक्टर होता है ये जेटा इंटू h वेक्टर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये ले लिया हमने। अब न्यू नोट h को तुम बाहर कर लो तो 1 प्लस जेटा आएगा तुम्हारा। तो ये हो गया अंदर में फील्ड की वैल्यू, है ना, इनसाइड अ मटेरियल। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कि ये जो इनसाइड द मटेरियल है हमारा फील्ड, इसको एक बार हम रीराइट करते हैं ऊपर में। तो बच्चों ये हो गया न्यू नोट 1 प्लस जेटा इंटू एच। अब देखो कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कैसे लिखा जाता है, जैसे तुम सोलेनोइड केस देखो, न्यू नोट एन आई इन द सोलेनोइड इंटरनल, अंदर में इतना ही फील्ड था, तो ये न्यू नोट क्या था, ये अंदर में चूंकि एयर है तो ये न्यू नोट लिखा था। अंदर में कोई मीडियम आएगा तो क्या करोगे, न्यू नोट के बदले न्यू लिखोगे ना, ये। तो बी का जो स्टैंडर्ड आएगा उसमें ये न्यू तो आता ही आता है, तो इस न्यू को तुम क्या लिख सकते हो, न्यू नोट इंटू न्यू आर एन आई। ठीक है, तो कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसमें ये वाला टर्म्स अपियर होता है, साथ में कुछ चीज और आता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो बी है वो क्या आ रहा है, न्यू नोट 1 प्लस एक्स इंटू एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी है न्यू आर का स्पेस ले रहा है, जगह ले रहा है ना ये, तो इसको ही बोल दोगे तुम न्यू आर 1 प्लस न्यू आर हो गया। ठीक है, तो ये न्यू आर तुम्हारा 1 प्लस जेटा के बराबर आ गया, ये एक रिलेशनशिप है। और अगर तुम इसको और तरीके से भी देखो तो भी तुम एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ये जो इंटरनल फील्ड है वो न्यू नॉट 1 प्लस जेटा इंटू एच है, न्यू नॉट है यहाँ पर, ये न्यू आर ही होना चाहिए, तो न्यू आर ही होगा इंटू एच, करेक्ट। तो अब देखो कि जेटा तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत बड़ा था। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए न्यू आर होगा, ये बहुत बड़ा है, तो 1 में बहुत बड़ा ऐड करोगे तो ये 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा फेरोमैग्नेट के लिए, है ना, दिस इज फॉर फेरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और अगर पैरामैग्नेट के लिए लोगे तो ये पॉजिटिव रहता है ना, ये जो होता है क्वांटिटी ये पॉजिटिव होता है, तो 1 में कुछ पॉजिटिव ऐड करोगे तो 1 से बड़ा होगा, तो न्यू आर जो है वो 1 से बड़ा होता है लेकिन लेस देन 2 होता है, इसके बाहर वो नहीं जाता। ये हो गया तुम्हारा पैरामैग्नेट के लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, और डायमैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होता है तो 1 में से कुछ घटाओगे तो 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू आर जो है वो 1 से कम होता है, किसके लिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो इसको हमें समझना है और इसको याद भी रखना है, और ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि ना समझा। और मैंने कोशिश किया हर बुक को देखने के बाद, क्योंकि ये टॉपिक हर बुक में बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो एनसीईआरटी से अलाइन करके हमने ये आपको बताया। ठीक है, इतने से आपके सारे क्वेश्चन सीबीएसई वाले बन जाने चाहिए। ठीक है।